चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? वेलकम बैक टू दिस द एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका निखिल दुबे, आपके लिए फिर से यहाँ पे आज इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आया हूं और लेक्चर 5 आज हमारा है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मनी बैंकिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल्स हमने देखा लास्ट के कुछ क्लासेस में और आज उसी के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मनी बैंकिंग, एक नया चैप्टर, एक नया दौर, एक नई शुरुआत। लेट्स स्टार्ट विद दिस मनी एंड बैंकिंग वाली क्लास को। मनी एंड बैंकिंग को समझने से पहले हम लोग थोड़ा ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जब भी आप ट्रांजेक्शन्स किया करते थे तो आपने सुना हो कि बार्टर सिस्टम के थ्रू आप चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम सुना है आपने? सुना ही होगा बार्टर सिस्टम। जहाँ पे क्या होता था कि मान लीजिए पैसे तो आज आपके सामने हैं, पहले पैसे या सिक्के हुआ नहीं करते थे। एक इंसान जिसके पास गेहूं हुआ करता था, अगर उसको चावल चाहिए तो उसको चावल, जो इंसान के पास चावल है उससे खोजना पड़ता था। यानी कि वहाँ पे ना डबल कोइंसिडेंस होना जरूरी था कि ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बात हम वहाँ पे किया करते थे और तब जाके आप वहाँ पे बार्टर सिस्टम को फ्रूटफुली अचीव कर पाते थे। साथ ही साथ ये हमेशा होता नहीं था, ये बहुत बड़ा एक फिजिकली टॉर्चर वाला प्रॉब्लम था। कैसे ऐसे हो सकता है कि यार आपको हमेशा वो इंसान मिल जाए जिसके पास वो चीज़ है जो आपको चाहिए? ये हमेशा आज भी नहीं होता है, तो उस टाइम तो होना बहुत मुश्किल था। तो जो था, हमने सोचा कि तब उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जब धीरे चीज़ें और डेवलप हुई तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसी वस्तु का डेवलपमेंट किया जाए, क्रिएशन किया जाए जो एक इंटरमीडियरी के तौर पे काम करे। अब इंटरमीडियरी का मतलब, आप चावल लेके आओ, आप गेहूं लेके आओ और हम एक ऐसे गुड को यूज करेंगे जो दोनों को एक्सेप्टेबल होगी। तो ये इसे हमने बोला इंटरमीडिएट कमोडिटी। अब इंटरमीडिएट कमोडिटी की नेसेसरी आपको समझ में आ रही है कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो था उसको हटाया जा सके, उसको दूर किया जा सके। अब लेकिन कौन सी कमोडिटी जो है वो इंटरमीडिएट कमोडिटी हो सकती है? कौन सी कमोडिटी आप ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं? अगर मान लो कि आपने वाटर को यूज कर लिया कमोडिटी के तौर पे कि भैया अगर आप एक काम करो, मुझे गेहूं चाहिए और उस इंसान को चावल चाहिए, दोनों के पास हम क्या करेंगे, चावल, हम गेहूं दे के पानी ले लेंगे, अब वो चावल दे के पानी ले लेगा। लेकिन यार जिस इंसान ने बहुत मेहनत से गेहूं को उगाया है, चावल उगाया है, क्या वो पानी को एक्सचेंज करेगा? पानी के लिए अपने गेहूं को एक्सचेंज करेगा? वो पानी जो हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, नहीं, वो नहीं करना चाहेगा। यानी कि जब वो चीज करना ही नहीं चाहेगा तो वहां पे ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वहां पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी चूज करी है वो बहुत ही ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। तो यानी कि आपके पास ऐसी इंटरमीडिएट कमोडिटी होनी चाहिए जो फ्रीली अवेलेबल नहीं हो, काफी लिमिटेड अमाउंट में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल्ड यूज करना स्टार्ट करा, आपने सिक्के यूज करने स्टार्ट करे, आपने आपने सिल्वर कॉइन्स यूज करना स्टार्ट करा, आपने तांबे यूज करने स्टार्ट करे। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड नहीं थे, ये लिमिटेड थे, ये अनलिमिटेड सप्लाई में नहीं थे, इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन पॉसिबल था। लेकिन अब इस इंटरमीडिएट कम्युनिटी के साथ भी बड़ा एक मुश्किल था कि मान लो कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपने गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में यूज करके रखा है, क्योंकि वो लिमिटेड है तो वहां पे लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो गोल्ड कॉइन यूज करके रखा है, ये एक इंटरमीडिएट कमोडिटी है। किसी भी देश में जब प्रोडक्शन होता है तो वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और उस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए आपको कॉइन्स चाहिए, आपको गोल्ड कॉइन्स चाहिए। आप जितना ट्रांजेक्शन करोगे उतना गोल्ड कॉइन्स चाहिए। जैसे मान लो कि पहले आप 10 बिस्किट बना रहे थे, उसको खरीदने के लिए आप 10 रुपए लेके गए। अब 20 बिस्किट बना रहे हो, उसको खरीदने के लिए आप 20 रुपए लेके जाओगे। लेकिन आपने 20 बिस्किट तो बना दिया, लेकिन 20 जो गोल्ड कॉइन्स है वो तो नहीं है आपके पास, वो लिमिटेड सप्लाई में है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आने लगा कि विद द इंक्रीजिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी में आपके पास गोल्ड कॉइन्स की कमी होने लगी, ट्रांजेक्शन में आपकी बहुत सारी परेशानियां आने लगी क्योंकि शॉर्ट सप्लाई में थे। और दूसरा ये रीजन था कि आप गोल्ड जो थोड़े भारी होते हैं कहाँ कहाँ लेके जाओगे? मान लो अगर आपको बहुत आपको बाइक खरीदनी है, ठीक है, अब बाइक खरीदने के लिए आप समझ जाओ कि आपको कितना गोल्ड लेके आना पड़ेगा, तो वो एक फिजिकल बर्डन भी था। तो ये सारे प्रॉब्लम भी होने लगी। अब इसी चीज में आगे बढ़ते हुए हमने बोला कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पे हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का चांस मिले। तो अब देखिए, कहानी के माध्यम से समझते हैं।
एक पर्सन है एक्स, अभी हम लोग इवोल्यूशन समझ रहे हैं, बैकग्राउंड समझ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ रहे हैं कि हाउ द मनी एज अ इंटरमीडिएट कमोडिटी हैज इवॉल्व्ड ओवर द टाइम्स, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक पर्सन एक्स है इकोनॉमी में आपके, जिसको सब कोई ट्रस्ट करता है। एक दिन क्या हुआ, एक इंसान है मान लीजिए ए, उसने अपने पास जो फिजिकल गोल्ड थी उस एक्स, जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, वहां पर जाके जमा कर दिया, ठीक है। तो ए ने बोला, उस पर्सन एक्स ने बोला ए को, भाई आपने मेरे पास इतना जमा किया है, कुछ उसकी प्रूफ तो देनी पड़ेगी आपको। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक पेपर स्लिप दे देता हूँ। पेपर स्लिप एक्स ने ए को दे दिया, यानी कि एक इंसान है जो एक्स के पास गया, एक्स ट्रस्टवर्दी इंसान है, एक्स को स्लिप मिल गया है, ठीक है। अब ए के पास एक स्लिप है जिसमें सिग्नेचर है उस एक्स के पास, एक्स का जिसको सबसे रिस्पेक्ट मिलती है, जिसमें उसमें लिखा गया क्या गया है कि उसने कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड उसमें वहां पे जमा किया है। इस स्लिप के साथ जो पर्सन ए है मार्केट में गया और उसने कुछ सामान खरीदा होगा, और सामान खरीदने के बाद उसने पर्सन बी को वही स्लिप दे दिया जिसमें लिखा गया है कि अगर आप एक्स के पास जाओगे तो आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो बी ने भी बोला ठीक है, क्योंकि बी को भी भरोसा है एक्स पे, एक्स पे ही सबको भरोसा है, किसी को ए पे भरोसा नहीं है, किसी को बी पे भरोसा नहीं है, सबको एक्स पे भरोसा है, ठीक है। एक्स पे ही सबको भरोसा है। तो बी ने भी ले लिया। अब बी ने भी कहीं ट्रांजैक्शन किया होगा, सी को दिया होगा, सी ने भी ले लिया, क्योंकि सी को भी एक्स पे ट्रस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारे लोग अपने स्लिप को बैंक में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे इस एक्स पर्सन के पास लेके जाएंगे, तो एक्स पर्सन बोलेगा ठीक है, आप मुझे स्लिप दिखाओ, मैं आपको दे देता हूँ। तो उस पेपर स्लिप के बदले उन सारे लोगों को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, पेपर स्लिप्स के बदले वहां पे वो गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। और यही पेपर स्लिप मान के चलिए आपके सर्कुलेशन में करेंसी का काम भी कर रहे हैं। आज यही पेपर स्लिप जो आप मैंने कहानी समझाई, यही पेपर स्लिप क्या है, करेंसी है। और वही एक्स जिस पे सबको ट्रस्ट है वो क्या है, वो उस देश की सेंट्रल अथॉरिटी है, भारत में आरबीआई है। बात समझ में आया कि ये ट्रस्ट पे काम कर रहा है पूरा सिस्टम। मान लो कि सारे लोग उठ के एक दिन चले जाते हैं बैंक, और बैंक में जाके बोलते हैं मुझे अपने पैसा दे दो, तब तो बैंक आउट ऑफ मनी हो जाएगा, बैंक रन हो जाएगा। तो ये भी एक चीज है कि बैंक रन भी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे सारे लोग एक ही साथ एक ही समय ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए, अपनी मनी को डिमांड करने के लिए, अपने गोल्ड को डिमांड करने के लिए बैंक चले जाते हैं। उस केस में बैंक के पास उतना पैसा है नहीं कि दे कैन डिसाइड, दे कैन गिव द मनी टू ऑल द पीपल हु माइट डिमांड फ्रॉम द बैंक। इसलिए उस केस में बैंक जो होता है वो बैंक आउट ऑफ मनी और बैंक रन हो जाता है, ठीक है। तो अब आरबीआई ने क्या बोला कि आरबीआई पेपर स्लिप देता है, जहां पे जनरली जैसे इस कहानी में हमने देखा था कि लोग, उसने गोल्ड जमा किया था, जो ए इंसान था उसने गोल्ड जमा किया था एक्स के पास, और उसके बदले उसने एक ट्रांजैक्शन, एक स्लिप निकाला था। यानी कि आपको जब भी कोई करेंसी इशू करनी है, तो उस करेंसी को इशू करने के पीछे एक बैक एंड सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि एक रिजर्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 एक करेंसी निकाली जिसमें लिखा है कि 5 रुपीज इसका वैल्यू है, तो इसको बैक करने के लिए वहां फिजिकल एसेट्स भी होने चाहिए। वो फिजिकल एसेट्स गोल्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी भी और फॉर्म में हो सकते हैं, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। यानी कि आज क्या है, आरबीआई जो है वो करेंसी नोट जो इशू करता है वो कहीं ना कहीं किसी सम एसेट से बैक्ड होता है, फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट से बैक्ड होता है, ठीक है। चलो, अब दिक्कत ये है कि हमारे पास इतना पॉपुलेशन है, अगर सारे लोग एक ही बार में एक ही आरबीआई के पास जाने बोलेंगे कि आरबीआई के पास जाएंगे, पैसे की डिमांड करेंगे, उस केस में आरबीआई के पास उतना स्टाफ नहीं है, उतनी मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, उतना वहां पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सब चीज को डील कर सके। एंड दैट्स द रीजन उन्होंने एक लेयर ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी डिस्कस करा है या उन्होंने बनाया है। तो वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लास कि बैंक्स का फंक्शनिंग क्या होता है एंड ऑल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी, अब जैसे आरबीआई ने, मैंने बोला कि आरबीआई ने एक आपको करेंसी नोट निकाल के दिया, एक करेंसी निकाल के दी है जिसको बैक एंड में सपोर्ट मिलता है, फिजिकल एसेट्स के फॉर्म में मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जो आरबीआई है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना मनी प्रिंट करेगी, कितना जो करेंसी है वो सप्लाई करेगी, मनी सप्लाई कितना करेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये 2 बात पर डिपेंड करता है। पहला, कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होने वाला है, यानी कि रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होने वाली है। और दूसरा, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई कितनी है। तो ये 2 बात, इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन एंड हमारा रियल जीडीपी, दो फैक्टर है जो इस बात को डिसाइड करता है कि हमारे देश में जो आरबीआई है वो कितना पैसा या फिर कितना मनी सप्लाई करने वाली है। आपने ना कभी एक टर्म सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा, मनी सप्लाई चेजेस द आउटपुट। इसका मतलब क्या है? देखिए, मनी सप्लाई चेजेस द आउटपुट का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर मनी सप्लाई आपने बढ़ाया लेकिन आउटपुट आपका मान लीजिए कम हो गया, जैसे मनी सप्लाई आपने बढ़ा दिया लेकिन आपका आउटपुट कम है या फिर बराबर है, अभी कांस्टेंट है, उस केस में मनी सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे होंगे, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड करेंगे तो लेकिन गुड्स तो लिमिटेड है, उस केस में क्या होगा, डिमांड कम, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, यानी कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। फिर मनी सप्लाई मान लीजिए कम हो गया, आरबीआई ने किसी और रीजन से, रीजन वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस, आरबीआई ने मनी सप्लाई डिक्रीज करा और आउटपुट को इंक्रीज कर दिया या फिर उसने बढ़ा दिया। उस केस में क्या है, आपके पास मनी सप्लाई कम है और आउटपुट ज़्यादा है, यानी कि सिंपल सी बात है, प्राइसेस आपका यहाँ पे डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको डिमांड करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि मनी का सप्लाई ही कम है। अगर मनी सप्लाई कांस्टेंट है और आउटपुट डिक्रीज कर गया तो अगेन इसमें क्या है, मनी सप्लाई ऊपर, आउटपुट थोड़ा सा नीचे है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, मनी सप्लाई कांस्टेंट है, आउटपुट कम है, इस केस में भी क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई कांस्टेंट है और आउटपुट इंक्रीज कर गया तो अगेन मनी सप्लाई क्या है, यहाँ पे प्राइसेस को कम डाउन कर देगी, यहाँ पे डाउन कर देगी। तो ये जो मनी सप्लाई और आउटपुट के बीच में रिलेशन जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई चेजेस द आउटपुट। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक टर्म है, इट्स अ सिग्नियोरेज। इट्स अ सिग्नियोरेज। सिग्नियोरेज का मतलब क्या होता है, जब भी आरबीआई सर्कुलेशन के हिसाब से, सर्कुलेशन के पर्सपेक्टिव से मनी इशू करती है, मनी क्रिएट करती है, तो उस क्रिएशन में भी उसको प्रॉफिट होता है। When the RBI is creating money, it earns profit, and this is known as signiorage। कैसे वो पैसे कमाती है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि वो करेंसी इशू कर रही है, तो उसके केस में बैक एंड में उसको रिजर्व रखना है, बैकअप रखना है। वो बैकअप क्या होता है, वो गोल्ड हो सकता है ना, वो और भी एसडीआर हो सकता है, देखेंगे एसडीआर क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आरबीआई अपने अकाउंट में स्टॉक के फॉर्म में रखता है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने गोल्ड रखा है तो आपको गोल्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट से उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो लेकिन ये तो अल्टीमेटली मनी क्रिएशन का ही पार्ट था, तो मनी क्रिएशन के चलते आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड सिग्नियोरेज, पहला। दूसरा है कि जब बैंक जो होते हैं, छोटे छोटे बैंक जो होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जब अपना फंड जमा करते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि आरबीआई के पास बहुत सारे पैसे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे बैंक्स ने या फिर अदर बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास पैसा रखा था, तो वहां से भी उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट से भी वो प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट्स अ सिग्नियोरेज। और तीसरा है कि मान लीजिए कि इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में बढ़ गई, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अगर बढ़ गई, तो उस इन्फ्लेशन के बढ़ने के चलते जो भी पैसा लोगों के पास है या फिर कमर्शियल बैंक के पास है, उसका वैल्यू कम हो गया, है ना, उसका वैल्यू कम हो गया, तो अल्टीमेटली आरबीआई को तो अब कम पैसा देना पड़ेगा ना मार्केट के हिसाब से, क्योंकि उसका वैल्यू कम हो गया है। तो आरबीआई जो पैसा देगी उसका ऑलरेडी मार्केट वैल्यू कम है, यानी कि आरबीआई की लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम का मतलब क्या, प्रॉफिट ही तो हुआ। तो ये तीन तरीके से सिग्नियोरेज का मतलब होता है कि आरबीआई इज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द मनी क्रिएशन। नाउ कमिंग टू दिस, मनी का फंक्शन क्या है, हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि मनी ये है मनी वो है, तो मनी का फंक्शंस क्या है, मनी के फंक्शंस को चलिए समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करती है। दूसरा, जैसे ना इसको याद करने का तरीका भी आप कर सकते हो कि जैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। दूसरा, एक बहुत ही कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट है, आप कोई भी चीज कर लोगे उसको आप मनी मॉनेटरी यूनिट्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो कि हाँ, आपने जैसे मान लीजिए कि एक बुक खरीदी, उसका प्राइस है 300 रुपये, आपने एक पेन खरीदा, उसका प्राइस है 5 रुपीज, मतलब एवरीथिंग यू आर बाइंग, यू आर परचेजिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट, जिसके चलते आपके पास ना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाता है कि यार हाँ, इस चीज को मैं ऐसे ले सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे ले सकता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट ऐसे कर सकता हूँ एंड ये कर सकता हूँ। तीसरा है कि मनी का जो है ना वो एक और पर्सपेक्टिव है, एक और रोल है, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू।
इसका मतलब है कि आप अगर मनी को यूज कर रहे हो या फिर आपने कोई चीज रखा है अपने घरों में रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सब्जी होता है, सब्जी अगर आपने घर में रखा है तो वो सुबह तक वो सड़ जाएगी, लेकिन मनी है कि अगर आपने 10 रुपये रखा है तो 20 साल के बाद भी 10 रुपये है। अलग बात है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट अलग है, वो कि इन्फ्लेशन के चलते 10 रुपये का वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन वो 10 रुपये तो है, वो पेरिसेबल थोड़ी है, वो गल थोड़ी जाएगा, वो बर्बाद थोड़ी हो जाएगा, यानी कि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह पे भी काम करती है। ठीक है, ये 3 मेन इसका फंक्शन है, जो मनी का फंक्शन है। एक्सचेंज रेट सिस्टम अभी नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे तब एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में और थोड़े डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत होच पोच हो जाएगा, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, मैं इसे दूर नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है ये एक्सचेंज रेट सिस्टम को पढ़ने के लिए। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं सिक्योरिटीज क्या होता है। जैसे ना आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे ट्रेड मार्केट का आजकल बहुत बज़वर्ड पूरे वर्ल्ड में चलता है कि यार स्टॉक में इन्वेस्ट करना है एंड ऑल, ये सब करना है, वो तो ठीक है, लेकिन पहले समझते हैं कि सिक्योरिटीज क्या होता है। देखिए, सिक्योरिटीज एक तरीके से स्लिप है, एक ऐसा पेपर है जिसमें लिखा गया है कि आपको फ्यूचर में कुछ पेमेंट मिल जाएगा। जैसे मान लो एक पेपर है, उस पेपर में लिखा गया है कि आपको डेट जो है 5 साल के बाद इतना इंटरेस्ट हर साल मिलेगा 10%, और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश है कि आज आपने 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया है, जो भी है। तो एक स्लिप है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक प्रॉमिस है जो आपको बोलता है कि अगर आप ये स्लिप पेपर मुझे 5 साल बाद दिखाओगे तो आई विल गिव यू द पेमेंट जो उसमें लिखा गया है, यानी कि ये प्रॉमिस जो कि ट्रेडेबल है, नथिंग, एक स्लिप है। ठीक है, मान लो कि किसी इंसान ने 1 लाख रुपए जमा किया अपने अकाउंट में और उसको अपने एक पासबुक मिल गया, एक स्टेटमेंट मिल गया। अब जिस इंसान का वो अकाउंट है उस पर वो इंटरेस्ट भी लेगा, वो इंटरेस्ट तो लेगा ही, लेकिन वो उस पेपर को बेचने के लिए अलाउड नहीं है। आप क्या अपने पासबुक को बेच सकते हो? नहीं, आप अपने पासबुक को बेच नहीं सकते हो। आप क्या अपने अकाउंट स्टेटमेंट को दिखा के किसी दूसरे को दे दोगे और बोलो कि यार ये मेरा अकाउंट स्टेटमेंट है, ये मेरा पासबुक है, आप जाना बैंक में आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं, यानी कि वो ट्रेडेबल नहीं है, तो ये सिक्योरिटी नहीं कहलाएगा। इसलिए एक तो प्रॉमिस रिटर्न है, दूसरा वो ट्रेडेबल है। सिक्योरिटीज ट्रेडेबल होती है, लेकिन आपका जो बैंक का पासबुक अकाउंट है वो ट्रेडेबल नहीं है। इसलिए इस केस में जो आपका अकाउंट स्टेटमेंट होगा वो सिक्योरिटी नहीं हो सकता। सिक्योरिटी होने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है क्या होगा, ट्रेडेबल होना चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी 2 टाइप की होती है, एक इक्विटी एंड दूसरा डेट। सिंपल सा बात है, इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी में आप ऑनरशिप अचीव करते हो। जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी ए, अगर आप उस कंपनी को पैसा चाहिए, जैसे मान लो 100 रुपये पैसा चाहिए, ठीक है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है इस 100 रुपये को अचीव करने के लिए। या तो एक पेपर वो लॉन्च करेगी, बोलेगी भाई मुझे ना 100 रुपये चाहिए और मैं आपको 5 साल के बाद पेमेंट उसका कर दूंगा और हर साल मैं आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो आपने ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है। दूसरा क्या है कि ये कंपनी बोल रही है कि यार एक काम कीजिए, आप ना मैं एक पेपर लॉन्च कर देता हूँ और मैं आपको 2% की हिस्सेदारी अपनी कंपनी में दे रहा हूँ, 2% की हिस्सेदारी। ठीक है, 2% की हिस्सेदारी देगा तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर मैं 100 रुपया मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से प्रॉफिट में से जो 2% है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी का मतलब है कि हम अपनी कंपनी में ऑनरशिप में आपको हिस्सा दे रहे हैं, और डेब्ट का मतलब क्या होता है कि हम बस आपसे उधार लेना चाहते हैं, हम आपको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इक्विटी में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी मिलेगा, जिसको आप डिविडेंड भी कहते हो, और दूसरा अगर आपको लॉस भी होगा तो लॉस भी झेलना पड़ सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेब्ट सिक्योरिटी क्या है? जहां पे बेसिकली आपको क्या मिलता है, जहां पे लोग पैसा बोरो करते हैं, फिर रिपेमेंट होता है और वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और लास्ट में फिर आपको रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है। ये बात है, लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप नहीं मिलता है। डेब्ट में आपको ऑनरशिप नहीं मिलता है, बस आप यू आर जस्ट पेइंग द मनी एंड यू आर हैविंग इंटरेस्ट रेट ऑन दैट, यू आर सपोज टू गेट द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इन द लेटर टाइम। ठीक है, अब इसी बोलते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज बोलते हैं, और एक को आपका डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं। इक्विटी में आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है, एज आई सेड कि वहां पे आपको ऑनरशिप मिल गई है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, कितना अच्छा कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब एक और चीज है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि बॉन्ड और
बॉन्ड एंड एक मिनट, हाँ, बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर होता है? बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले तो बॉन्ड जो है, जो आपने डेब्ट सिक्योरिटी पढ़ा, उसी को ही हम बॉन्ड पेपर के नाम से जानते हैं, जहां पे जनरली आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, जहां पे एक फिक्स रिटर्न मिलने वाला है और आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। आइए, ये बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट में क्या एक रिलेशनशिप होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसको बहुत सारा फंड चाहिए था, तो उस फंड को लेने के लिए वो कंपनी इंडिविजुअल पीपल के पास पहुंचती है, यानी कि रिटेल मार्केट में पहुंचती है और बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट करते रहूंगा और कुछ टाइम के बाद ये पेमेंट आपको पूरा रिटर्न भी कर दूंगा। जैसे मान लो कि उसने कंपनी ने बोला कि मैं आपको 10% जो है वो बॉन्ड पे इंटरेस्ट दूंगा, 10% बॉन्ड पे इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, और उसने एक पेपर लॉन्च कर दिया कि इस पेपर का जो वैल्यू है वो है 100 रुपये और इस पे आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और ये 100 रुपये जो शेयर था, ये लगभग 100, मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने खरीद लिया। जब 1 लाख लोगों ने खरीदा, ये 100 रुपये का जो शेयर था या स्लिप था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? लगभग 1 करोड़ इसका वैल्यू हो गया। यानी कंपनी को 1 लाख लोगों द्वारा इस 100 रुपये की स्लिप को खरीदने के बाद 1 करोड़ मिल चुके हैं। कितने इंटरेस्ट रेट पे? 10% उसको हर लोगों को पेमेंट करना है। बॉन्ड है ये बॉन्ड क्यों? क्योंकि उसने अपनी हिस्सेदारी इसमें नहीं दी है, उसने अपना एक बस लोगों से पैसा लिया है 100 रुपये के शेयर पे। ठीक है, अब लेकिन व्हाट इफ बैंक, मान लो कि उस टाइम जो बैंक का रेट था वो 9% था और कंपनी ने कितना दिया? 10%। क्यों 10 दिया? अगर वो 9 रहता तो, क्योंकि कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, कंपनी एक रिस्की फैक्टर भी हो सकता है, एक रिस्की एरिया भी हो सकता है, तो लोग रिस्क में क्यों जाएंगे जब उनको बैंक से भी 9% इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है? तो इसलिए जहां पे ज्यादा रिस्क होता है वहां पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ना व्हाट इफ सपोज मान लो कि बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 12%। अब जब 12% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उस केस में जो बॉन्ड है जहां पे आपको 10% मिल रहा था, ठीक है, और बैंक ने कितना कर दिया है? 12% कर दिया है, तो जो लोग उस बॉन्ड पेपर को लेके बैठे हैं, उनको लगेगा अरे अभी बैंक ने 12% किया है, व्हाट इफ उसने 13% कर दिया तो, और 14% कर दिया तो? उस केस में ये जो बॉन्ड पेपर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर लोग हैं, वो इसको बेचना चाहेंगे, बोलेंगे भाई आप ना मेरे से बॉन्ड ले लो, और क्योंकि मुझे बैंक वाले में इन्वेस्ट करना है। तो कोई ले क्यों? अच्छा, कोई क्यों ही लेगा? जब आप इस 100 रुपये वाली चीज को आप बेचना चाहोगे तो क्यों लेगा? क्योंकि उसको भी पता है कि बैंक तो 12% 13% दे रही है, तो इसलिए आप 100 में नहीं बेचोगे इस पेपर को, आप बोलोगे एक काम करो, डिस्काउंटेड रेट में ले लो मेरे से, यानी कि 10 रुपये, मतलब मान लो कि 90 रुपये में ले लो। ठीक है, तो खुश हो जाएगा कि वो तभी लेगा। ये पूरा जो सिस्टम इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर उसको 12% से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अगर बैंक 12% दे रही है इंटरेस्ट रेट, तो वो चाहेगा ना कि जब वो बॉन्ड ले किसी से डिस्काउंटेड रेट में भले ही ले, लेकिन उसमें 12% से ज्यादा उसको इंटरेस्ट रेट मिले। जैसे इस पिक्चर से देखिए, इस पूरे डायग्राम को यहाँ पे देखिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर उसको स्लिप खरीदना है, वो वाला जो अभी मैंने बताया यहाँ पे, एक मिनट, गलती हो गया। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान जिसको वो स्लिप खरीदना है, अगर उसको उस पर 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉन्ड खरीदेगा, क्योंकि 12% तो बैंक ही दे रहा है। तो अगर आपको बॉन्ड चाहिए तो उससे ज्यादा चाहिए। तो मान लीजिए कि परचेजर ने 80 रुपए में वो बॉन्ड पेपर खरीद लिया जिसका वैल्यू 100 रुपया था, उसके पेपर में 100 रुपये वैल्यू था, लेकिन उसने 80 रुपये में कर रहा है क्योंकि वो जो देने वाला था वो देना चाहता था उतने में। अब लेकिन उसको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस कंपनी के द्वारा, वो तो 100 रुपये में मिलेगा, यानी कि 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपने 80 में खरीदा और आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 12.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो हाँ, आपने देखा जब बैंक ने जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उस केस में आपका जो
बॉन्ड का प्राइस था वो कम हो गया। यानी कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड के प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके? तो ये आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट में। जब भी बैंक का इंटरेस्ट रेट जाएगा उस केस में लोग बॉन्ड को नहीं रखना चाहेंगे, बॉन्ड को डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेंगे, यानी कि बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। और जैसे ही बैंक के इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है लोग बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उस केस में बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और इस केस में हम बोल रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस था बॉन्ड इक्विटी डेब्ट इक्विटी में। आइए टाइप समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगेन सिक्योरिटीज क्या है? वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, जिसको आप, जैसे हमने देखा था अकाउंट स्टेटमेंट वो ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसको पब्लिश करता है। जनरली इसमें क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है गवर्नमेंट की चीज़ों में, और गवर्नमेंट सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटी निकालती है, ये आपकी इक्विटी लॉन्च नहीं करती है, ठीक है। इसे हम रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपने लॉन्च करा या इसको आपने इशू करा तो कहाँ करोगे? एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम बोलते हैं ई कुबेर। ई कुबेर क्या है? एक आरबीआई के द्वारा ऑपरेटेड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑक्शंस के थ्रू आप क्या करते हो, ये सारी जो ट्रांजेक्शन से करते हो। कौन सी ट्रांजेक्शन? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आप बेचते हो, प्राइमरी मार्केट ट्रांजेक्शन, पहले हैंड, वन हैंडेड, फर्स्ट हैंड। कहाँ पे होता है इसका सेलिंग ट्रांजेक्शन? कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। कौन कौन से लोग पार्टिसिपेंट है, कौन कौन से लोग यहाँ पे आ सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक है इस ऑक्शन में, शेड्यूल्ड अर्बन कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से, प्राइमरी डीलर्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ये सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ एक सेकेंडरी मार्केट भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, जिसको बोलते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, यानी कि NDSOM। NDSOM क्या है? एक सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में आप एक्सचेंज करते हो, ट्रेड करते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के टाइप्स है, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, क्या है वो भी देखेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? सबसे पहले ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है ना। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए रहता है बहुत बार, कभी कभी वो भी कभी सॉर्ट ऑफ रन मतलब आउट ऑफ मनी हो जाती है, तो उसको भी पैसा चाहिए। पहला ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? इस शॉर्ट टर्म डेब्ट लगभग 91 दिन से कम के लिए इसको लॉन्च किया जाता है, और इसका जो टेन्यूर होता है 91 डे से कम होता है। इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसे हम जीरो कूपन सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या इसका मतलब? जैसे मान लीजिए इसका ना, अगर पेपर में लिखा है कि आपको 100 रुपया इतना टाइम के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, तो इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, इसमें बस लिखा है कि 100 रुपये आपको 2 साल में मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी खरीदने जाओगे तो इसको आप 100 रुपये में नहीं खरीदोगे, ये आप इसको 97.5 में कर दोगे, 96.5 में कर दोगे, मतलब आप इसके फेस वैल्यू के डिस्काउंटेड रेट में खरीदते हो। लेकिन जब आप इसको लेने जाओगे, अपना पैसा रिटर्न लेने जाओगे, तो आपको उसका फेस वैल्यू का रिटर्न मिलता है। इसीलिए इसे हम जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि जहां पे कोई इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिल रहा है लेकिन डिस्काउंटेड रेट में आप इसको खरीदते हो। दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल क्या है? अगेन ये टेम्पररी मिसमैच अगर सरकार के खाते में होता है तो उसको मैनेज करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल का यूज किया जाता है, और ये जनरली 91 डे से कम के लिए होता है। 91 डे के लिए हमने देखा था ट्रेजरी बिल है, लेकिन 91 डे से कम के लिए जनरली ये होता है कैश मैनेजमेंट बिल सरकार लॉन्च करती है। थर्ड है डेटेड सिक्योरिटी। इसमें अगेन ये लॉन्ग टर्म पीरियड्स को होते हैं, 5 साल से लेकर 40 साल तक के लिए अगर आपको लोन चाहिए, सरकार को जब लोन चाहिए रहता है तो ये सारे डेटेड सिक्योरिटीज निकालती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वी हैव दिस, बहुत सारे अलग अलग चीज़ है, जैसे इसी में टाइप्स आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता है, जहाँ पे जनरली क्या होता है कि आप गोल्ड के प्राइस के साथ उसको लिंक करते हो, बॉन्ड का जो प्राइस होता है, खैर वो आगे देखेंगे। बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स होता है, जहाँ पे सरकार ने जो पेपर होता है या जो लोन होता है वो इसलिए मांगा होता है ताकि वो पैसा जो बैंक में वो फंड कर सके, बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो आउट ऑफ जो लॉस में रन कर रहे हैं उनको पैसा दे सके। तो जब सिक्योरिटीज, जब बॉन्ड का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, जैसे मान लो आपने एक बॉन्ड लॉन्च करा जिसका मेन मकसद है ग्रीन इकोनॉमी के लिए, तो ये हो गया आपका सोवरेन ग्रीन फंड। तो उस पेपर का नाम इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है। तो वैसे वैसे बॉन्ड बनाए जाते हैं। बैंक रिकैपिटलाइजेशन फंड, यानी कि बैंकों को आपने कैपिटल देना है तो आपने स्पेशल सिक्योरिटीज के लिए बॉन्ड्स निकाल लिए, ठीक है। फिर आता है स्टेट डेवलपमेंट लोन, जहां पे जनरली
अगर स्टेट्स को बहुत सारा पैसा चाहिए तो वो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज लॉन्च करते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए। अब ये सारे के सारे जितना भी आपने देखा, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सब के सब आप यूज़ कर सकते हो किसके लिए? तो आपके जो SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक को अपने, जैसे होता है ना, ये हम लोग आई क्लास में पढ़ेंगे कि SLR क्या होता है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि SLR में ये चारों के चारों का यूज़ होता है। कोई भी बैंक्स इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? अभी इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी ना मैंने जब यहाँ पढ़ाया था आपको कि गवर्नमेंट जो अपना सिक्योरिटी होता है वो बेचती है या फिर ट्रांजैक्शन कराती है, कहाँ पे कराती है? तो वो ई कोर, जो आपने देखा था, ई कुबेर जो था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक प्लेटफॉर्म है, RBI के थ्रू ऑपरेट करता है, जहाँ प्राइमरी मार्केट में सारी चीजें होती थी। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में ना रिटेल के जो लोग थे, रिटेल मार्केट के जो लोग थे, वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो डायरेक्टली सरकार के पेपर्स को खरीद नहीं सकते थे, सरकार के लोन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमने एक स्कीम निकाला, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इस स्कीम के थ्रू हमारा जो मेन मकसद रहा, पहली बात तो ये जो स्कीम है, आप इसमें क्या करते हो कि एक अकाउंट बनाते हो, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बनाते हो, RBI के साथ बनाते हो। उसके बाद क्या होगा, जितने भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे प्राइमरी मार्केट में। अभी हमने देखा था प्राइमरी मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स थे, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज थी, लेकिन जो रिटेल इंडिविजुअल्स थे वो नहीं थे। लेकिन अब इंडिविजुअल्स भी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में तो अभी भी लोग पहले से खरीदते ही थे गवर्नमेंट का जो पेपर होता था, लेकिन अब प्राइमरी मार्केट में भी सरकार की चीजों को लोग खरीद सकते हैं। जिसके चलते क्या हुआ, इस स्कीम के चलते हमारे पास आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई हैं कंट्री में, और हमारे पास कैपिटल मार्केट का जो एक्सेस है वो काफी इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। इंक्लूसिविटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जहाँ पे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सरकारों में, सरकार की कंपनीज में, तो हाँ, वो हमारे लिए एक एक्सपेंशन है होराइजन का। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनको भी एक गारंटीड सेटलमेंट, गारंटीड इंश्योरेंस मिला है सेफ्टी का। तो ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम देखते हैं कैपिटल यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ा है, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी क्लास मेरे को लगता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड एक आइडियल टाइमिंग है उससे ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में, ठीक है? तब तक के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं। चलो, जो भी होगा दिक्कत आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट में लिख के। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, थैंक यू, एंड दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।